कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरी बीवी आज भी गैलरी में बैठी कपड़े धो रही थी। वो हमेशा एक काम काज में दिल लगाकर काम करती थी और मुझे उसकी ये आदत पसंद थी। कपड़े आज कुछ ज्यादा थे, इसलिए मैं उसके पास जाकर बैठ गया कि चलो मैं उसके पास जाकर बैठूंगा तो उसे अच्छा लगेगा और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और उसकी कुछ मदद कर दूंगा। जब मैं उसके पास गया तो वो घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो घबरा क्यों गई। मैंने उससे कहा, सनम चलो मैं आज तुम्हारे साथ मिलकर कपड़े धुला देता हूँ। मैंने बड़े लाड से उसे कहा था और उसके पास बड़ी कपड़ों की गठड़ी उठा ली थी। मैं अभी कपड़े निकालने ही लगा था कि उसने मेरे हाथ से गठड़ी छीन ली और कहने लगी, इमरान देखे शोहर काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। फिर वो उठकर खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गई। मुझे उसकी ये आदत अजीब सी लगी और मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे गठड़ी में कोई राज छुपा बैठा है। मेरी बीवी बहुत शर्मो हया वाली थी। शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी वो मुझसे शर्माती रहती थी। मैं चाहे जितनी भी बातें कर लिया करता था या जितना भी बोल लेता, मगर वो हूँ हाँ में जवाब देती थी। ना ही वो बहस तकरार करने वाली बीवियों में से थी। अगर मैं कहूँ कि सनम एक परफेक्ट बीवी थी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं दीवानों की तरह अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। मैं उसे चाहता था, उसकी हर बात का ख्याल रखता था और उसका ख्याल रखना मैं अपनी खुशनसीबी समझता था। वो मुझे बहुत पसंद थी। पसंद तो वो मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। मैं कब्रिस्तान अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया था। वहाँ पर मुझे कब्र पर एक लड़की रोती हुई नजर आई। वो उसके बाप की कब्र थी और वो रो रो कर कह रही थी कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, ये दुनिया मुझे खा जाएगी। वो रो रो कर अपनी दास्तान अपने बाप को सुना रही थी। वो बाप जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो अब भी जिंदा ही था। कब्र के पास बैठी बेटी को महसूस हो रहा था कि वो सब कुछ सुन रहा है। आज मालिक मकान घर आया था और वो मुझसे किराए की बजाय मेरी इज्जत मांग रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से लौटी हूँ और यहाँ मुर्दों के दरमियान पनाह ले ली है। ये दुनिया इंसानों की दुनिया नहीं है, हैवानों की दुनिया है। ये लोग मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि मैं इस कब्रिस्तान में बैठकर जिंदगी गुजार दूं। मेरा दिल पसीज गया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसको उठाकर अभी अपनी बीवी बना लूं। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसकी कब्र के पास पहुंचा तो मेरे कदमों की चाप सुनकर घबरा कर पीछे हट गई थी। सुनो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने जब उससे ये पूछा तो अपनी चादर के नीचे से चाकू निकालकर उसने अपने गले पर रख लिया था और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर कोई हद नहीं आने दूंगी, जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। वो बोले चली जा रही थी। उसकी यह हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा था और मैं सोचने लगा था कि जब किसी बहन या बेटी के सर पर वालिदैन घर वालों का साया नहीं रहता तो ये दुनिया उसके लिए कितनी खौफनाक बन जाती है। मैंने उसे तसल्ली दी और ये कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी उम्र की मेरी अपनी भी एक बहन है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दूंगा। मेरे लफ्जों की सदाकत थी या मेरे चेहरे की शराफत के वो मेरे साथ चल पड़ी और मैं उसे लेकर अपने घर आ गया था। मैंने अपनी बहन को सारा वाकया बताया तो वो भी उसके लिए परेशान हो गई थी। मेरी माँ भी बहुत नरम दिल औरत थी। उसने इस लड़की को घर रहने की इजाजत दे दी थी। मेरे दिल से एक किस्म का बोझ उतर गया था। उस दिन के वाकये के बाद मेरा दिल बदल गया था। रह रहकर उस लड़की का ख्याल आता था। वो हमारे साथ रहने लगी थी। घर में इधर उधर जाते हुए कितनी मर्तबा ही मेरा और उसका सामना हो जाता था। एक दिन मैं लॉन में बैठा हुआ था कि उसने मुझे खातिब किया। एक्सक्यूज मी। मैंने सर उठाकर देखा तो ये वही लड़की थी। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया था। उसने कहा, मेरा नाम सनम है और मैं आपसे उस दिन के रवैये के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे सर से जिन लोगों ने चादर छीनने की कोशिश की थी, मुझे लगा था आप भी इन जैसे लोगों में से होंगे, मगर मैं गलत थी। मुझे माफ कर दें। मैं
इस वीराने में ये देखकर डर गई थी कि शायद आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल गम से भर गया। मैं झट से बोला, कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आपको हमारे घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो मुझे इज्जत मिली है, मान मिला है, मुझ जैसी बेसहारा लड़की को और क्या चाहिए होगा। उसके लहजे में गम था, एक तकलीफ थी जो साफ महसूस की जा सकती थी। अब तो अक्सर मेरी मुलाकात सनम से होने लगी थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं सनम से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो बोली थी कि नहीं बेटा, मैं एक बेसहारा लड़की समझकर उसे घर ले आई हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मजीद रिश्तेदारियाँ नहीं निभा सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कौन है और कहाँ से आई है, उसका खानदान कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं। मैं उससे ये रिश्ता नहीं कर सकती। तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने अम्मी को 1000 बार समझाने की कोशिश की मगर वो मान ही नहीं रही थी। लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा था, उनके लाख समझाने पर भी मान नहीं रहा था। मैंने अम्मी को वास्ते देने शुरू कर दिए थे। मेरी मोहब्बत के आगे अम्मी ने घुटने टेक दिए और यूं बहुत धूमधाम से हमारी शादी हो गई। हम दोनों खुश थे और जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। इसी दौरान मेरी पोस्ट लाहौर से कराची हो गई। मैं और सनम यहाँ कराची आकर बस गए थे। सनम हंसमुख सी लड़की थी। वो हर वक्त हंसती रहती थी, अच्छे अंदाज में बातें करती। मैं उसको पसंद करता था, लेकिन कुछ दिन हुए थे कि वो उदास रहने लगी थी और हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहने लगी थी। मैंने लाख कहा कि मैं तुम्हें काम वाली रख देता हूँ, लेकिन वो नाराज हो जाती और कहती कि नहीं, मुझे घर के सारे काम खुद करना पसंद है। आज हफ्ता था और मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया था। मैंने रास्ते से मछली और नान पकड़ लिए थे ताकि सनम को खाना ना बनाना पड़े। घर पहुंचकर मैंने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। मैं परेशान सा हो गया था। मैंने ढूंढा, आवाज लगाई, लेकिन ना जाने वो कहाँ थी जो मेरी कोई आवाज सुन नहीं रही थी। आखिरकार मुझे वो गैलरी में कपड़े धोते हुए दिखाई दे गई और मैं वहीं जाकर उसके पास बैठ गया और मैंने कहा कि लाओ, मैं तुम्हारे कपड़े धोने में मदद करता हूँ। मुझे अब गुस्सा आने लग गया था कि ये क्या बात हुई कि हर वक्त बीवी कपड़े धोते हुए मिले। जब मैंने उसको देखा तो वो सोचों में गुम थी और मैंने हाथ की चुटकी बजाकर उसके चेहरे के सामने हाथ लहराया तो वो सोचों के भंवर से बाहर निकली थी। ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर कोई परेशानी सी छा गई थी। उसने कपड़ों के पास पड़ी हुई गठरी को उठाकर सीने से लगा लिया था। मैंने दिल ही दिल में कि जाने ये ऐसा क्यों करती है। फिर वो वहाँ से उठकर मेरे साथ लॉन में आकर बैठ गई। मैंने उसे बताया कि मैं फ्राई मछली लाया हूँ और वो खुश हो गई। जिंदगी की गाड़ी मामूल के मुताबिक चल रही थी। हम दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसकी कुछ चीजें मुझे हमेशा ही तंग करती थी। उसका हर वक्त काम करते रहना मेरी समझ से बाहर था। जब मैं ऑफिस से थक कर घर लौटूं तो वो मुझे मुस्कुरा कर मिले और हर वक्त कामों में न लगी रहे। इसलिए मैंने सनम के लाख मना करने के बावजूद भी एक काम वाली का इंतजाम कर लिया था। वो कोई 40-45 साल की औरत थी और काफी संजीदा सी लगती थी। जब मैं उसे लेकर अपने घर आया तो सनम उसे देखकर परेशान हो गई थी। मैंने उसको बताया कि अब ये काम वाली आंटी 24 घंटे हमारे साथ रहेगी। वो खुश होने की बजाय मुझसे नाराज हो गई थी। मैंने इस आंटी को अलग पैसे देता था ताकि वो सनम पर नजर रखे। मैं ये नोट कर रहा था कि जब से काम वाली आंटी आई है, इसको देखकर सनम और भी उदास हो गई थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि आखिर वो इसको देखकर इस तरह उदास क्यों हो गई। कुछ दिन गुजर गए तो मैंने सनम से पूछा कि तुम इस तरह उदास क्यों रहती हो। तो वो फौरन बोली कि मुझे कपड़े धोना बहुत पसंद है और मैं नहीं जानती कि आपके और मेरे कपड़ों को ये औरत हाथ लगाए। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, कपड़े तुम धो लिया करो, बाकी काम आंटी कर लिया करेगी। जिस पर वो बहुत खुश हुई थी। जब मैं ऑफिस से वापस आता तो मुझे कपड़े धोते हुए मिलती। मुझे सनम से बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जब वो प्यार के 2 मीठे बोल बोलती तो मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता था। एक दिन हम लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि चौकीदार आया और मुझे आकर बताया कि मेरा दोस्त सलीम आया है और वो सनम से मिलना चाहता है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सनम की तरफ देखा, उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने चौकीदार से कहा कि ठीक है, तुम सलीम को लॉन ही में ले आओ।
جب سلیم اندر آیا تو اس کی حالت عجیب سی تھی. اس کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا. بکھرے بال، گندے کپڑے. میں جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا. اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا کہ عمران یار، میں بھابھی سے ملنے آیا ہوں. پھر وہ صنم سے بات کرنے لگا کہ بھابھی، کیا آپ کو فاریہ کا پتہ ہے؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اس کی آپ سے بہت گہری دوستی تھی. وہ کل رات سے غائب ہے. میرا بیٹا ماں کو یاد کر کے بہت رو رہا ہے. مجھے کمرے سے خط ملا ہے جس میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دوستی کسی لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ اسی کے ساتھ جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی اور خلا کے نوٹس بھیجے گی. سلیم زاروں کی طرح رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری اور اس کی لو میرج ہوئی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے. میں نے جب صنم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے نہیں معلوم کہ فاریہ کہاں چلی گئی ہے. صنم کی زندگی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر شک کرنے لگا تھا، کیونکہ پورے کراچی میں صنم کی بس ایک ہی دوست فاریہ تھی. اس کے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، اس لیے اس کو میکے جان کر وہاں چلی جاتی تھی. میں نے سوچا کیا پتا صنم بھی فاریہ جیسی ہو. وقت گزرتا جا رہا تھا. میں نے کام والی آنٹی کو صنم پر کڑی نظر رکھنے کا عہد کیا تھا. کچھ دن بعد آنٹی نے مجھے بتایا کہ صنم کا کردار مشکوک ہے. یہ سن کر میں غم زدہ ہو گیا تھا. میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو سکتی ہے کہ اس کا کردار مشکوک ہو سکتا ہے. ساری کائنات بھی گواہی دے تو میں کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا، مگر اب آنٹی کے کہنے کے بعد میں اس پر زیادہ نظر رکھنے لگا تھا. حالات ایسے بن چکے تھے کہ مجھے صنم پر شک کرنا پڑا. آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ تم خاموشی سے رہو، میں اس پر نظر رکھوں گی اور تم انتظار کرو. اگلے 7 دن خاموشی سے گزرے. ایک رات میں کمرے سے باہر پانی پینے کے لیے نکلا تو میں نے لاؤنج میں آنٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کی جانب بڑھا، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان سے مخاطب ہوا، آنٹی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کو کس بات سے صنم پر شک ہوا ہے. آنٹی روتے ہوئے بولی، بیٹا میں اسی اللہ سے ڈر کر چپ تھی کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارا شک بالکل درست ثابت ہوا ہے. تمہاری بیوی کے کردار میں جھول ہے. آنٹی مجھ سے شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن میں سننا نہیں چاہتا تھا. میں نے کچھ پیسے آنٹی کو دیے اور کہا کہ کسی کو بتائے بغیر آپ یہاں سے چلی جاؤ. اگلے دن وہ خاموشی سے چلی گئی. مجھے صنم نے بتایا تھا اور وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی. میں نے خود ہی صنم کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں چپکے سے گھر آتا تھا کہ کسی دن تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی، لیکن اسی طرح 3 ہفتے گزر چکے تھے. میں آج بھی گھر داخل ہوا تو وہ گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج وہ خاموشی سے بیٹھی نہیں ہوئی تھی بلکہ باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہاں میں محبت کرتی ہوں، تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں اپنی پوری طاقت سے چلا اٹھا تھا. صنم مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی. اس کے ہاتھوں میں گٹھڑی پکڑی ہوئی تھی. ڈر کے مارے اس نے وہ گٹھڑی مشین میں پھینک دی. مشین میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی مرد دکھائی نہ دیا. میں نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا اور چیخنے لگا، میں نے تم سے کتنی محبت کی، کتنا مان دیا تمہیں، مگر تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکا، صرف دھوکا. وہ رونے لگی تھی اور میں بھی رو رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا. وہ روتی رہی مگر میں نے کوئی ترس نہ کیا. زندگی عجیب سی ہو گئی تھی. میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، دیر گئے گھر لوٹتا، مجھے اپنا گھر ہی کاٹنے کو دوڑتا تھا. میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. ایک دن میری بہن کی کال آئی تھی. اس نے صنم کا ذکر کیا تھا. میں نے فون کاٹ دیا تھا. میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنے کانوں سے اس کا نام بھی سنوں. مجھے خوابوں میں وہ نظر آتی تھی. مجھ سے حساب مانگتی تو میں پریشان ہو جاتا تھا. میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا. مجھے چکر آنے لگے تھے. ایک دن میں آفس کی سیڑھیوں میں چکرا کر گر گیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا ہے. ان حالات میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بہن کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا. وہ میرا بھرپور خیال رکھتی، مجھے باتوں میں مصروف رکھتی. ایک دن صنم میرے خواب میں آئی. وہ میرا گریبان پکڑے رو رہی تھی. میری آنکھ کھل گئی. میں نے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی. بہن میرے کمرے میں آئی. اس نے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا، پانی پلایا. میں کمرے کی تلاشی لے رہا تھا
था। शायद सनम के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, मगर कुछ न मिला। मुझे गैलरी का ख्याल आया। मैंने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। मुझे यकीन था गैलरी से कुछ न कुछ सबूत मिल ही जाएगा। मुझे याद था कि जब मैंने उसे घर से निकाला था तो वो खाली हाथ थी। मैंने गैलरी से कपड़े इधर उधर फेंक कर कुछ तलाश कर रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि सनम बेगुनाह निकले। मुझे याद आया कि मुझे देखकर सनम ने वो पोटली मशीन में फेंक दी थी। मैंने मशीन में झांक कर देखा तो वो गठड़ी जूं की तू पड़ी थी। मैंने झट से उसे उठाया और कांपते हाथों से उसे खोलना शुरू कर दिया। जब मैंने उसमें पड़ी चीजें देखी तो मेरा दिल फट गया था। उसमें छोटी सी गुड़िया और एक छोटा सा स्वेटर था और छोटे बच्चे की बहुत सी दूसरी चीजें भी पड़ी थी, जिन्हें देखकर मैं ज़ारों के तार रोने लगा था। अब मुझे सनम बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरे पास हो और मैं उसे अपने सीने से लगा लूं। मेरी बहन मुझे तसल्लियां दे रही थी। मैंने अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया था। तब बहन मुझे अपने साथ टीवी लाउंज में ले गई और बोली कि भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ये सब किसकी चीजें हैं? मैं रो पड़ा और बताया कि सनम ने ये सब चीजें अपने बच्चे के लिए लेकर रखी होंगी। मैंने सोचा भी न था कि मेरी एक छोटी सी बेवकूफी हमारे घर को आग लगा देगी। मैंने तो सनम से सिर्फ ये कहा था कि अभी हम अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाएंगे ताकि मैं तरक्की कर लूं और अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं। मुझे क्या पता था कि मेरी इस बात को वो दिल पर लेकर अपनी छोटी सी दुनिया इन बेजान चीजों के सहारे गुजारने लगेगी। मेरी बहन मेरी बातें सुनकर रो दी थी और कहने लगी थी, भाई जिस दिन आपने उसे घर से निकाला था वो मेरे पास आ गई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसे इस बात का शदीद दुख है कि आपने उस पर शक किया। वो चाहती है कि आपसे खुला ले ले, मगर भाई मैं चाहती हूँ आप सनम को मनाकर वापस घर ले आए। अगर आप शर्मिंदा हैं तो जाएं। सनम अभी भी हमारे घर में मेरी सास के पास मौजूद है, उसे मनाकर ले आए। ये सब सुनकर मैं शर्मिंदा भी था और हैरत में भी कि सनम ने क्या कुछ बर्दाश्त किया था और मुझसे कभी कोई शिकायत भी ना की थी। मैं अगले ही दिन उसे लेने के लिए बहन के घर पहुंचा तो मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लग गया, मगर उसने मुझे मेरे कंधों से पकड़कर उठाया और कहने लगी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो हम सबकी खुशियाँ ही चाहते थे। आप यही चाहते थे कि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आए तो उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो। मैं ही बेवकूफ थी जो इन सब बातों को अपने दिल से लगाकर बैठ गई। अगर मैं आपके साथ शेयरिंग करती तो शायद हमारी जिंदगी की खुशियाँ बढ़ सकती थी। कसूरवार सिर्फ आप नहीं, मेरा भी जुर्म उतना ही है। वो ये कहते हुए फूट फूट कर रो दी थी और मैंने उसे अपने बाजुओं में थाम लिया था। इस सारे वाक़ये से मैंने ये सीखा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा एतमाद और भरोसे से कायम होता है।